नाम में क्या रखा है? अरे बहुत कुछ। एक नाम में छिपी होती है उसकी शक्ति, उसका इतिहास, उसकी पूरी पहचान। आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी में उतरने वाले हैं जो दुनिया के सबसे पुराने नामों में से एक है और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और ये सिर्फ कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, खुद इसकी शुरुआत कैसे करता है? इंडिया, दैट इज भारत। सोचिए, ये दिखाता है कि ये सदियों पुराना नाम आज भी कितना जिंदा और कितना जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये नाम भारत आया कहाँ से? इसका असली मतलब क्या है? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। हमारी ये कहानी किसी नक्शे या जमीन के टुकड़े से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक इंसान से, एक ऐसे महान राजा जिसकी कहानी ने एक पूरे उपमहाद्वीप को उसका नाम दे दिया। तो मिलिए राजा भरत से, महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रतापी पुत्र। इनकी खुद की कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है, और सच तो ये है कि यहीं से हमारे देश के नाम की बुनियाद रखी गई। देखिए, भरत कोई आम राजा नहीं थे। वो थे एक चक्रवर्ती सम्राट, मतलब एक ऐसा शासक जिसका राज पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर फैला हो। पर उनकी महानता सिर्फ लड़ाइयां जीतने में नहीं थी। नहीं, असली महानता थी उनके न्यायपूर्ण शासन और धर्म के पालन में। और वो इतने मशहूर हो गए, इतने ज्यादा कि उनका नाम ही वहां के लोगों की पहचान बन गया। तो सवाल ये है कि एक राजा का नाम पूरे देश का नाम बना कैसे? इसका जवाब मजेदार बात यह है कि भाषा के एक बहुत छोटे लेकिन बेहद जरूरी बदलाव में छिपा है। ये पूरा खेल है ग्रामर का, व्याकरण का। भरत यानी भारता, ये तो हो गया राजा का नाम। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं भारत यानी भारत का, इसका मतलब हो जाता है भरत का या भरत से जुड़ा हुआ। सिर्फ एक आ की मात्रा का फर्क, और इसी एक मात्रा ने राजा को उसकी जमीन और उसके लोगों से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल खुद महाभारत का नाम ही ले लीजिए। इसका मतलब क्या है? महान भारतों की गाथा, यानी राजा भरत के वंशजों की कहानी। तो देखिए, पहले ये नाम राजा से उनके वंशजों मतलब लोगों की पहचान बना। पर बात सिर्फ लोगों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द इस नाम ने एक जमीन के हिस्से को, एक खास ज्योग्राफिकल एरिया को भी अपनी पहचान देनी शुरू कर दी। विष्णु पुराण में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक आता है जो मानो शब्दों से इस जमीन की एक तस्वीर बना देता है। इससे हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में ऋषियों के लिए भारत का मतलब क्या था। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि वो जमीन जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में, उसे ही भारतवर्ष कहते हैं। और यहाँ रहता कौन है? भारतीय संतति, मतलब भारत की संतानें। देखा, लोगों और जमीन को एक साथ जोड़ दिया गया। लेकिन एक मिनट, क्या भारतवर्ष सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, मतलब जमीन का एक टुकड़ा, या इसका कोई और गहरा, कोई स्पिरिचुअल मीनिंग भी था? अच्छा, यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। पुराणों के हिसाब से देखें तो भारतवर्ष सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक स्टेज है, एक मंच। इसे कर्म भूमि कहा गया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो अकेली जगह जहां इंसान अपने कर्म कर सकता है, अपना भाग्य खुद लिख सकता है, और तो और मोक्ष भी पा सकता है। इस लिहाज से तो ये स्वर्ग से भी बड़ा हो गया। तो हमने कहाँ से शुरू किया? एक राजा की कहानी से। फिर हम भाषा और भूगोल पर आए, और फिर हमने इसकी फिलॉसफी को भी समझा। अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी विरासत आज हमारे समय तक जिंदा कैसे है। कमाल की बात यह है कि ये नाम कभी गुम ही नहीं हुआ। सोचिए जरा, महाकाव्यों में राजा भरत की कहानी से लेकर पुराणों की दी हुई परिभाषा तक, फिर बीच के सदियों में कवियों और संतों के जरिए, और वहां से सीधा हमारे आज के संविधान तक। भारत नाम का ये सफर हजारों सालों से बिना रुके लगातार चलता आ रहा है। तो अब समझ में आता है कि भारत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो इतिहास, माइथोलॉजी और आध्यात्मिकता का एक जबरदस्त मिक्सचर है। ये एक ऐसी पहचान है जिसकी एक नहीं, कई कई परतें हैं। तो अगली बार जब कोई भारत कहे तो वो असल में क्या कह रहा है? वो एक महान राजा की विरासत को याद कर रहा है। वो उस राजा के वंशजों की बात कर रहा है। वो पहाड़ों और समुद्र से घिरी एक पवित्र जमीन की तस्वीर खींच रहा है। और वो धर्म और मोक्ष के लिए बने एक यूनिक कॉस्मिक स्टेज की बात कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब किसी देश की पहचान सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि एक कहानी से, एक वंश से और एक कॉस्मिक पर्पस से इतनी गहराई से जुड़ी हो,
तो आज के दौर में इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।